तो नमस्कार दोस्तों, परमार्थ के के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो यहाँ पे क्लास होने वाली है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के शिक्षण विधियों से जितने भी प्रश्न हैं, मूल्यांकन से प्रश्न हैं, उन सबको शामिल किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है कि शिक्षक द्वारा बालकों के मूल्यांकन की विधियां कौन-कौन सी होती हैं? तो मूल्यांकन की प्रकार किस प्रकार से होते हैं? मूल्यांकन के अनुसार तो मूल्यांकन के अनुसार शिक्षण विधियों का निम्न स्तर होता है, किस प्रकार से जांचा जाता है? तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे साक्षात्कार विधि से। अब मूल्यांकन की विधियों के साक्षात्कार में इसका उपयोग क्या है, किस प्रकार से है, इन सबको जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साक्षात्कार विधि से। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इस विधि के द्वारा बालक के आंतरिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। इस विधि के द्वारा बालक के समस्त व्यक्तित्व परीक्षण आमने-सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किया जाता है। बालक इसमें मुक्त वातावरण में रहते हुए स्वतः समझ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देता है, स्वयं निर्माण करता है। शिक्षक के द्वारा बालक की समस्त अनुक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है, तत्पश्चात बालक के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार विधि में होता है आमने सामने बैठकर दोनों पक्षों को सुना जाता है और वहां पे अपनी बातों को रखा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला करा है मूल्यांकन की वह विधि जिसके द्वारा बालक के ज्ञान की, उसकी कल्पनाशीलता के विषय में प्रति, इसकी समझ इत्यादि प्रश्नों को पूछकर किया जाता है। इस प्रश्न पूछने का तात्पर्य बालक के विचारधारा को जानना होता है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सामने बालक बैठा है और उससे हम प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न का उत्तर बालक अपने विवेक के आधार पर देगा। तो इसे हम प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो, यहाँ से प्रश्न आपके एक बनेंगे। तो पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह मूल्यांकन का वह विधि होता है जिसमें बालक के द्वारा, यहाँ पे शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का क्रमिक वर्णन किया जाता है। इससे शिक्षक द्वारा बालक के मूल्यांकन में उसके प्रवेश के दिन से, यानी विद्यालय में प्रवेश लेते समय ही बालकों का मूल्यांकन किया जाता है, आरंभ किया जाता है और समस्त विशेषताओं के प्रति अंत में उसे समायोजित करते हुए व्यवहार का व्याख्या किया जाता है। यानी शुरुआती क्रम से लेकर लास्ट तक बालक ने क्या सीखा, किस प्रकार से उसका व्यवहार रहा, गुण रहे, दोष रहे, उसको एकत्रित करने को ही पोर्टफोलियो विधि कहा जाता है। इसके माध्यम से भी मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे जो निम्न प्रकार से किया जाता है, पहला, विद्यालय में प्रवेश लेते समय बालक के मनोदैहिक स्थिति को जानना। दूसरा हमारा है प्रवेश के साथ ही बालक के पूर्व ज्ञान को जानना, ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तीसरा है कक्षा में बालक के प्रति प्रतिदिन की उपस्थिति रहना। और यहाँ पे चौथा, कक्षागत गतिविधियों में शामिल होने पर बालकों की गतिविधियों की इत्यादि का देखरेख करना। ये होता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। निरीक्षण विधि की अगर बात किया जाए, तो निरीक्षण विधि के अंतर्गत हम जानते हैं कि निरीक्षण विधि में मूल्यांकन की वह विधि होती है जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है दिखाकर या फिर देखकर, ठीक, किया जाता है। इस विधि में मूल्यांकन के क्रम का सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा बालकों के समस्त व्यवहार को देखा जाता है निरीक्षण विधि में, कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है। इस निरीक्षण का कार्य इसमें शिक्षक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे पांचवा हमारा देखिए क्या कर रहा है, पांचवा कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा आवधिक परीक्षाएं, यानी थोड़े थोड़े क्रम पर जो परीक्षाएं ली जाती हैं। इसमें मूल्यांकन की वह विधि होती है जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के चलने के दौरान, यानी चल रही है क्रियाएं, उसके दौरान ही, उसके प्रकरण के अंत में, यानी आज आपने एक पाठ को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद ही लास्ट में क्या किए, उसका मूल्यांकन कर लिए। प्रश्न के माध्यम से बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में शिक्षक अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान बालक के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वार्षिक परीक्षाओं पे। तो वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत क्या होता है, यह मूल्यांकन की वह विधि होती है जिसमें वर्ष की समाप्ति पर, याद रखेगा, वार्षिक परीक्षाएं वर्ष के समाप्ति पे के द्वारा टॉपिक्स के माध्यम से बालक के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है परीक्षाओं के माध्यम से। दत्त कार्य को हम कह सकते हैं यहाँ पे गृह कार्य के माध्यम से। कार्य के मूल्यांकन की यह वह विधि होती है जिसमें शिक्षण के द्वारा टॉपिक्स के संबंध में प्रश्नों को घर के लिए करके देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे समस्या का हल ढूंढने के क्रम में बालक अपने अंतर्निहित सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करता है और शिक्षा के द्वारा समस्त व्यवहार का विश्लेषण करके व्याख्या की जाती है। तो ये हुआ आपका दत्त कार्य, वार्षिक कार्य। नेक्स्ट क्यूज, याद रखिएगा, क्यूज अगर प्रतियोगिता की बात की जाए, क्यूज मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी खेल खेल के माध्यम से भी बालक का मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें यहाँ पे बालकों के समूह भी जाते हैं, यानी कुछ पार्टों में बालकों को बांट दिया जाता है, दो क्रम में, ठीक है, दो लोगों में बांट दिया जाता है और समूह में एक दूसरे से प्रश्न पूछा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं क्यूज या प्रतियोगिता। सहानुभूति इत्यादि में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके आधार पर बालकों के व्यवहार का मूल्यांकन और व्याख्या किया जाता है। चेक लिस्ट विधि का मतलब होता है मूल्यांकन की वह विधि होती है जिसमें बालक के व्यवहार
व्यवहार के संबंधित निश्चित अनुक्रियाओं उत्तर मांगा जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन शिक्षक के मानसिक स्तर में विभिन्न प्रश्न पूछता है और उसे निश्चित दायरे में रखकर विद्यार्थियों को दिया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को चेकलिस्ट विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि पहला करा है कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा, दूसरा हमारा करा है कि संवेगात्मक विकास, तीसरा करा है कि संज्ञानात्मक विकास और चौथा करा है कि नैतिक विकास के द्वारा होता है। शरीर में आकार और वृद्धि होती है, या देखिएगा आकार में वृद्धि होती है शरीर में, तो किसके द्वारा होती है? तो पहले का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, पहले जाएगा शारीरिक गत्यात्मक के द्वारा। तो शरीर का बढ़ना ही गत्यात्मक, आगे बढ़ना ही क्या होता है? शारीरिक वृद्धि कराती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया है पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न करा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला करा है वंशानुक्रम, दूसरा करा है परिवार और वातावरण, तीसरा करा है कि परिवार और सामाजिक स्थिति और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त सभी के साथ जाएगा, जितने लोगों का आया चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे करा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पहला करा कि जन्म से 2 वर्ष, दूसरा करा जन्म से 2 से 7 वर्ष, तीसरा करा 7 से 11 वर्ष, चौथा करा कि 11 से 16 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे संवेदी प्रेरिक अवस्था या पे कहते इंद्रजनित गामक अवस्था, ये जो होती है जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। चौथा करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला करा है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तीसरा करा है कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है और चौथा करा है कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? तो देखिए चौथे का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का, बुद्धि का लिंग से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि हर बालक का जो गुण होता है, जो वंशानुक्रम क्रियाएं होती है वो क्रम से आते रहते हैं, तो ये समाज पर निर्भर करता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। करा है कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला करा है कि बच्चों को समझना, दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे बच्चों की कमियों को कारण का पता करना, तीसरा हमारा करा है बच्चों का समायोजन सहायता प्रदान करना और तीसरा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? तो पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से सभी, यही आपका राइट आंसर होगा। तो हमारा उपयुक्त में से सभी चारों ऑप्शन सही होंगे। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, सातवें प्रश्न पे। सातवां देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। सातवां ये कह रहा है हमारा यहाँ पे कि बच्चों के नैतिकता का स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? पहला कह रहा है कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षण का आदर्श रूप से व्यवहार करना और तीसरा कह रहा है कि उनके मूल्यों का यहाँ पे मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और चौथा कह रहा है प्राचीन काल में सभा का उपदेश देना। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा, देखिए आदर्श रूप से व्यवहार करना यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो जितने लोगों का आया यहाँ पे पहला दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आइए छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न की क्रम जो है अगर ये आगे पीछे हो गया था। तो यहाँ पे करा कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला करा कि बच्चों में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। देखिए यही आपका राइट आंसर होगा कि बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का सृजन जो होता है स्वयं करते हैं। नेक्स्ट करा विद्यालय में आने से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अपने ज्ञान को लेकर आते हैं पूर्व ज्ञान को। अधिगम प्रक्रियाओं में बच्चों का कष्ट होता है, एकदम नहीं होता है, अधिगम सीखा जाता है और बच्चों में यथागत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, नहीं बाहर कभी कभी जो अर्जन के माध्यम से सीख लेते हैं। अधिगम तो विद्यालय में होता है, अर्जन कहीं भी होता है। तो अर्जन जो होता है उसके समाज में होता है, उसके परिवार में होता है, उसके आस पास पड़ोस में होता है, लेकिन अधिगम जो होता है विद्यालय में होता है। तो यही आपका ऑप्शन पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां हमारा देखिए क्या रहा है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होता है। पहला करा है स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से हमारा सही ऑप्शन होगा चौथा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। करा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक का विशेषता क्या होती है? तो पहला करा है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, दूसरा करा है कि उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होता है, तीसरा करा है कि वह अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और चौथा करा है कि वह सख्त अनुशासन पसंद करते हैं। तो 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पर जो 10वें का राइट आंसर जाएगा याद रखिएगा पहले के जाएगा, संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं तभी वो अपने बातों को रख सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे पास पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। नवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को,
प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा? तो 9वें का अगर हम बात करें तो सहयोग की, याद रखिएगा सहयोग के साथ जाएगा। जहाँ पे सहयोग है सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या होता है। इसका उत्तर कह रहा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो पहला कह रहा है कि आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ाना लिखाना सिखाना, बौद्धिक विकास कराना। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा बच्चे के सर्वांगीण विकास करना, यही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न 13वें प्रश्न पे 12 का कर लिए हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली का तात्पर्य क्या है? व्यापक मतलब होता है आप पूरा क्रम के बाद, ठीक है। सतत मतलब होता है लगातार, और व्यापक का मतलब होता है के उपरांत। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम सतत की बात करें तो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, पाठ की समाप्ति की बात कर सकते हैं, लेकिन व्यापक होता है कि सभी पाठों को पढ़ाने के बाद आप क्या करते हैं, उस पे प्रश्न पूछते हैं। तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। सभी विषयों का मूल्यांकन होगा। दूसरा करा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होगा। तीसरा करा है कि शैक्षणिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। और चौथा करा है कि शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 13 का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए आगे पीछे प्रश्न हो गया है, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, आप बस उत्तर पे ध्यान दीजिएगा प्रश्नों के। कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 तक के मध्य में है, तो वो बालक कैसा होगा? सामान्य होगा, प्रखर होगा, उत्कृष्ट होगा, प्रतिभाशाली होगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसका राइट आंसर जाएगा सामान्य बुद्धि वाले बालक के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का ये करा है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं देता है, दे देता दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला करा है हमारा कि शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, नहीं। दूसरा करा है शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान भटका देना चाहिए, नहीं। शिक्षकों को कहना चाहिए कि नहीं जानता, ऐसा कहेंगे तो बालक आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। और चौथा करा है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देने के लिए कहना चाहिए, यही आपका राइट आंसर होगा। कि बालकों की जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी यहाँ पे प्रश्न है, उसे उसके उत्तर को इस तरीके से बताया जाए ताकि बालक संतुष्ट हो सके। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, जितने लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ा आगे पीछे हो गई है, इसलिए आप घबराएं नहीं। सभी प्रश्नों का बस प्रश्न पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या करा है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला करा है कि यहाँ पे करा है कि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा करा है कि इससे बच्चों की उपलब्धियों का पता लगाया जाएगा। तीसरा करा बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान ज्ञात होता है, स्तर का ज्ञात होता है। और चौथा करा है शिक्षकों की उपलब्धियों का पता, शिक्षकों का नहीं, छात्रों का करना चाहिए। बच्चों के स्तर को जानना नहीं है, बच्चों के उपलब्धियों का पता लगाना चाहिए, बालक कितने सीखे हैं। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए क्या करा है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। पहला हमारा करा है कि जब शिक्षक फुर्सत में हो, नहीं, तब नहीं। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाना एक शांत माहौल में उचित वातावरण में होना चाहिए, और कुछ समय के पश्चात नहीं, तत्काल विद्यार्थियों की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। राइट आंसर जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? यहीं तक प्रश्न था। तो आज की क्लास के लिए आप लोग थोड़ा बताइएगा कि प्रश्न कुछ आगे पीछे हो गए थे, लेकिन प्रश्न आपके 15 रखे गए थे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लोग सपोर्ट करिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। तो शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा सभी लोग आज की क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।